हाँ हाँ। देखिए हमने पिछले वीडियो में 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट लेते हैं लागत की अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये अवधारणा भी निरंतरता की अवधारणा से ही मिलती जुलती है। लागत की अवधारणा, लागत मतलब किसकी? स्थायी संपत्तियों की जो लागत होती है, उन लागत मूल्य पर ही हम बैलेंस शीट में इनको दिखाते हैं। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन इसको हम लागत मूल्य पर जो भी रीजनेबल डेप्रिसिएशन होगा वो लगाएंगे, लेस करेंगे और उसको डेप्रिसिएशन के बाद दिखाएंगे। और जिन संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं उनको उनके क्रय मूल्य पर ही बैलेंस शीट में दिखाते हैं। नेक्स्ट एक होता है द्विपक्षीय अवधारणा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए इसके नाम से ही कि द्विपक्षीय यानी डुअल यानी दो पक्ष। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे तो उसके कम से कम दो पक्ष होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। किसी भी हम व्यावसायिक ट्रांजैक्शन को यदि हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये कम से कम ये निश्चित है कि एक तो डेबिट होगा और एक क्रेडिट। ऐसा नहीं हो सकता कि दो डेबिट हो, केवल दो डेबिट हो जाए या केवल दो क्रेडिट हो जाए। दो अकाउंट इफेक्ट हो गए लेकिन दो डेबिट कर दिए तो गलत हो गया, दो क्रेडिट हो गए तो गलत हो गया। यानी एक कम से कम डेबिट और एक दूसरा क्रेडिट होगा ही डेफिनेटली, तभी वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डुअल पक्षीय अवधारणा लागू होगी। अब ये हो सकता है कि डेबिट एक से ज़्यादा हो तो क्रेडिट भी एक से ज़्यादा हो सकता है, या डेबिट एक से ज़्यादा हो, क्रेडिट एक से ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों का अमाउंट, डेबिट क्रेडिट का अमाउंट हमेशा इक्वल होगा, ये डेफिनेट है। जैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तलपट, वो कब सही माना जाता है? जब हम डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल इक्वल होगा तभी सही माना जाता है। तो ये भी डुअल एस्पेक्ट पर ही बेस्ड है। इसी तरह से बैलेंस शीट इक्वेशन, हालांकि बैलेंस शीट इक्वेशन एक अलग से हम समीकरण भी मतलब इक्वेशन ये भी पढ़ेंगे कंसेप्ट, लेकिन बैलेंस शीट इक्वेशन आपने पढ़ा होगा क्या है? असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये दोनों भी इक्वल किस अवधारणा के आधार पर? ये डुअल एस्पेक्ट के बेसिस पर ही होता है। तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होना आवश्यक है, एक डेबिट और क्रेडिट। अब आप इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक द्विपक्षीय इसको लिंक कर लीजिए अपने, भाई किस प्रकार से याद रखेंगे द्विपक्ष? कौन से दो पक्ष? भाई एक डेबिट और क्रेडिट। तो इस तरह से इस अवधारणा को भी आप आराम से याद रख सकते हैं। एक होता है आगम मान्यता या वसूली अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन। यानी किसी इनकम को हम कब रियलाइज्ड इनकम माने? मान लीजिए हमने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन किया, किसी व्यक्ति ने हमको एडवांस दे दिया, तो क्या हम उसको मान लेंगे कि भाई माल सेल कर दिया और प्रॉफिट अर्न हुआ? क्या या यदि हमने किसी को माल भेज दिया तो क्या हम मान लेंगे कि पैसा नहीं आया तो इनकम अर्न हो गई? या कि किसी ने अभी तक 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अभी तक पैसे ही नहीं दिए, उधार में माल बेचा, तो क्या पैसा मान लेंगे कि अर्न हुआ? देखिए अब ये जो अवधारणा बताती है कि जैसे ही हम कोई ट्रांजैक्शन यानी अपने माल की सुपुर्दगी करते हैं तो उससे हम ये मान के चलते हैं कि उस समय वो ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, चाहे वो पैसा आया या नहीं आया। पैसा एडवांस में आ गया, 1 महीने पहले कि 2 महीने पहले आ गया, उससे भी कोई मतलब नहीं है। जिस डेट को हम ये मानते हैं कि माल की सुपुर्दगी हुई, उस दिन उस फाइनेंशियल ईयर में उस इनकम को हम अर्न इनकम मान लेते हैं या रियलाइज इनकम मान लेते हैं। एक होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, आय व व्ययों के मेल की अवधारणा। देखिए आय व व्ययों की मेल की अवधारणा ये बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। बच्चे सोचते हैं कि दोनों बराबर होने चाहिए। अरे जब आय और व्यय दोनों बराबर होंगे इनकम कैसे होगी? लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब रेवेन्यू शुड मैच विद द एक्सपेंसेस। इट डजंट मीन कि दोनों इक्वल हो, दोनों इक्वल होना जरूरी नहीं, दोनों इक्वल नहीं होंगे इसमें। इसका मतलब ये है कि जिस ईयर से संबंधित आय है उसी ईयर के एक्सपेंसेस को उस ईयर में से लेस करेंगे। ऐसा नहीं कि ईयर तो हमने आय तो ले लिया हमने 1.5 साल की या 1 साल 2 महीने की और एक्सपेंसेस ले लिए 8 महीने की, ऐसा नहीं है। 1 साल की जिस ईयर की इनकम है उसी ईयर के एक्सपेंसेस उसमें से लेस करेंगे, चाहे उन एक्सपेंसेस को हमने पेमेंट किया है या नहीं किया है, चाहे वो आय उस ईयर में अभी प्राप्त हुई है या नहीं हुई। जिस ईयर से संबंधित आय है उसी ईयर के संबंधित सारे एक्सपेंसेस उसमें से लेस होंगे। यही मेल की अवधारणा है। आपने मेल की अवधारणा का नहीं कि आय और व्यय इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये होंगे कि आय और व्यय जिस फाइनेंशियल ईयर जिस वित्तीय वर्ष से संबंधित है उसी वित्तीय वर्ष में से हम उसको लेस करेंगे। यदि आउटस्टैंडिंग है तो हम आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट करेंगे, यदि प्रीपेड है तो प्रीपेड का ट्रीटमेंट कर देंगे, अनअर्न्ड इनकम है तो अनअर्न्ड का हम ट्रीटमेंट कर देंगे।
या हमने अक्रूड इनकम है तो उसका एडजस्टमेंट करके हम जिस ईयर की इनकम है उस ईयर के एक्सपेंसेस उसमें से लेस करेंगे। ओके, आज हम 3 और कर लिए हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। थैंक यू।